हेलो एवरीवन। मैं आरती जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और मैंने आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों के काटने का कौन सा कारण नहीं था? मतलब ये पूछा जा रहा है कि जंगल कौन कौन से वो रीजन थे जिनकी वजह से काटे जा रहे थे, और जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा वो रीजन नहीं था जिसकी वजह से जंगल को नहीं काटा जा रहा था। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन पहला है कि रॉयल नेवी के लिए जहाजों का निर्माण करना था। दूसरा ऑप्शन दे रखा है जूट उगाने के लिए यूरोप के लोगों को साफ भूमि प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है रेल लाइन स्लीपर बनाना, और चौथा है लोकोमोटिव को बनाना। तो हमारा यहाँ सही आंसर और कारण नहीं है, हमको ये देखना है ना कि रीजन क्या नहीं है। तो इसका मतलब है तीन जो सही ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो एक ऑप्शन नहीं है वो हमारा आंसर होगा। देखिए, जहाजों के निर्माण करने की जहाँ पे भी बात आती है तो वहां जंगल जंगल काटने का मतलब है कि आपको किसकी आवश्यकता है? लकड़ी की आवश्यकता है। तो जहाजों के निर्माण करने के लिए भी क्या होता था? लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा, अगर जूट उगाने के लिए बात करेंगे तो हमको क्या होगा? भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, और भूमि बनाने के लिए वहां के आपको क्या होगा? जंगल को काटना पड़ेगा। तो इसके लिए भी जंगल जो थे वो काटे जा रहे थे। रेल लाइन के लिए भी जंगल काटे जा रहे थे, क्योंकि जब भी हम रेलवे की जो पटरियां हैं पहले किसकी बनती थी? लकड़ियों की बनती थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, लोकोमोटिव को चलाना, इसका देखिए जो रेल के इंजन होते हैं वो पहले किससे चलाए जाते थे? कोयले से चलाए जाते थे। और कोयले को खदानों से प्राप्त किया जाता था, जंगलों से तो प्राप्त किया नहीं जाता था। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में होम रूल लीग किसके द्वारा आरंभ की गई? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, होम रूल लीग, यहाँ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया है? यहाँ पूछा गया है महाराष्ट्र। तो पहले होम रूल लीग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, होम रूल लीग दो लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये ऐसे आप मान के चलिए कि होम रूल लीग की दो अलग अलग शाखाएं थी। एक जो थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी, और दूसरी शाखा जो थी वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन में तो आपको एनी बेसेंट भी देखने को मिलेंगी और बाल गंगाधर तिलक भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हम इन दोनों के बारे में, दोनों में जो अंतर है कि कहाँ इनको स्टार्ट किया गया था, मुख्यालय कहाँ था, तो उसके बेस पे हम जानेंगे कि जो महाराष्ट्र वाले होम रूल लीग की बात की जा रही है उसका आरंभ किसने किया था। देखिए, तिलक की जो होम रूल लीग थी वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुई, और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो सितंबर 1916 में स्टार्ट हुई। जो तिलक की होम रूल लीग थी वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के रीजन में था, और जो एनी बेसेंट ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था वो मद्रास और तमिलनाडु वाले रीजन में था। दूसरा, जो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट किया था, उसका जो मुख्यालय था वो था बेलगांव, कर्नाटक। ये सब आप अच्छे से याद रखना। और दूसरा, जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था, उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था मद्रास में। तिलक जी इस लीग के प्रचार के लिए न्यूज़पेपर निकालते थे, उनका नाम था मराठा और केसरी। और जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था
वो था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अब यहाँ से आपको ये कितने फैक्ट मिले? आपसे ये पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ? तो 1916 में स्टार्ट हुआ। और एनी बेसेंट का जो है वो सितंबर 1916 में, तिलक जी ने जो स्टार्ट किया था वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो रीजन था वो वहाँ होम रूल लीग मूवमेंट तिलक जी का चलता था, और मद्रास तमिलनाडु वाले रीजन में किसका चलता था? एनी बेसेंट का। फिर इनका मुख्यालय कर्नाटक में था, जो तिलक जी हैं उनके होम रूल लीग का मुख्यालय, और मद्रास में था एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो मुख्यालय है। इनकी जो पत्रिका है वो मराठा और केसरी है न्यूज़पेपर, और इनका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1921 का जो एका आंदोलन है उसके संबंध में क्या सही है और क्या सही नहीं है वो बताना है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं कि ऑप्शन ए दे रखा है उसमें केवल एक, मतलब जो पहला कथन है वो सही है। दूसरे में दे रखा है कि पहला और दूसरा ठीक है। सी में दे रखा है कि पहला और तीसरा कथन ठीक है। और डी में दे रखा है दूसरा और तीसरा कथन ठीक है। अब पहले इनका कथन देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला कथन है कि जो दर थी वो जो मुख्य दर थी उससे 50% से अधिक थी। इसका दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कि बाबा रामचंद्र इसके मुख्य नेताओं में से एक थे। और तीसरा दे रखा है कि इस आंदोलन को प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चिन्हित किया गया था। तो हम एका मूवमेंट के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके ऑप्शन को देखेंगे कि क्या ठीक होगा। एक तो फैक्ट यहीं पे आपको लिखा है कि एका मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो जो एका आंदोलन है वो 1921 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हुआ कहाँ था? तो अवध क्षेत्र में ये स्टार्ट हुआ था, जिसको अभी का यूपी कहा जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। और हमारे सेकंड जो कथन है उसमें क्या दे रखा है कि बाबा रामचंद्र इसके मुख्य नेताओं में से एक थे। तो ये गलत हो जाएगा। और इसका कारण क्या था? कारण था कि ऊंची लगान की दर थी। और कितनी ऊंची थी? जो निर्धारित किराया है उसके 50% से भी अधिक थी, जो कि हमारे पहले वाले कथन में दे रखा है कि जो 50% से भी अधिक थी। जो भी इसका निर्धारित किराया था उसके 50% से भी ज्यादा थी। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो क्या था? किसानों की स्थिति में सुधार लाना। देखिए जितने भी किसान आंदोलन हुए थे उन सबका एक ही उद्देश्य है। वो सारे किसान आंदोलन ऊंची लगान की दरों को लेके हुए थे, और उनका उद्देश्य एक ही था कि किसानों की जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारना। यहाँ हमने देखा कि ये कोई भी प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चिन्हित नहीं था। तो तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। कौन सा पहला वाला हमारा सही है? अब देखते हैं कि केवल एक किस में दे रखा है। ऑप्शन ए केवल एक। ये जो हमारा क्वेश्चन है कि 1921 के एका आंदोलन के बारे में कौन से कथन ठीक है, उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किसने ये वाली बात कही थी? ये जीत सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला खो दी है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो ये जो कथन है कि ये जीत एक सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला खो दी है, ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक कवि, एक साहित्यकार और एक दार्शनिक ये रहे थे। दूसरा, एशिया के ये
प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, नोबेल पुरस्कार को जीता था। नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था, 1913 में मिला था। इनकी जो बुक थी गीतांजलि, ये पूछा जाता है कि कब मिला था, किस बुक के लिए मिला था। और दूसरा, गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों के राष्ट्रीय गान को लिखा है। ये ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। कहाँ कहाँ का, एक तो इन्होंने भारत का लिखा है, दूसरा इन्होंने बांग्लादेश का लिखा है। भारत का आप सब लोग को पता ही होगा, जनगण मन, और बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला। तो यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप इतने फैक्ट याद रखिएगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, पिछली वीडियो में इन सब के बारे में मैंने फैक्ट को डिस्कस किया है, आप उसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है कि इसमें कथन दे रखे हैं और उनके आधार पे ऑप्शन को बनाया गया है। जैसे ऑप्शन ए है कि पहला कथन ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पहला और दूसरा कथन ठीक है, तीसरा दे रखा है दूसरा और तीसरा ठीक है, और चौथा दे रखा है पहला और तीसरा ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऐसे कारक हैं जो 1857 के विद्रोहियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। पहला है अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा, मतलब सब जितने भी लोग थे अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, चाहे वो कृषक हो, सैनिक हो या शासक हो, वो सभी अंग्रेजों के प्रति घृणा करते थे। दूसरा है समान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, मतलब जो राजनीतिक स्थितियां थी वो सभी के लिए समान थी या नहीं थी, और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण। तो 1857 का जो विद्रोह था उसको हम एक शॉर्ट वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे, या जब मैं आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, मतलब क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगी, वहां पे भी हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए अभी हमें इन 3 पॉइंट्स के बारे में पता होना जरूरी है कि इनका क्या मतलब है। पहला है अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा जो कथन है कि अंग्रेजों के प्रति घृणा सभी के मन में थी, फिर चाहे वो सैनिक हो, शासक हो या फिर किसान हो। तो जिस भी बैकग्राउंड से लोग आते थे, शिल्पकार हो, वो सभी क्या करते थे, सभी के मन में क्या था, अंग्रेजों के प्रति घृणा थी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी समान था, लेकिन क्या सभी के दृष्टिकोण भविष्य के लिए समान थे, तो वैसा नहीं था। जो शासक थे तब उनके दृष्टिकोण और थे, किसानों की अपने अलग अलग भविष्य था, वो अलग तरीके से देखते थे। शासक क्या चाहते थे कि उनको उनके जो राज्य है वहां पे पूरा अधिकार मिल जाए। किसानों का अपना अलग मोटिव था, वो जमींदारों से छुटकारा चाहते थे। तो भविष्य के लिए सबके समान दृष्टिकोण नहीं थे, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य समान था। अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा, मतलब जहाँ फर्स्ट और सेकंड होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बाकी 1857 को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, अब तक आपने जितनी भी इसके प्रीवियस ईयर की क्लासेस करी थी, तो आपने उसमें एक चीज देखी थी कि क्वेश्चन क्या था, रिपीट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ आपके ज़्यादा करेक्ट हो रहे थे। मतलब आपके कमेंट्स में मैं देख रही थी कि 10 में से किसी के 10 भी ठीक हैं, किसी के 9, किसी के 8, लेकिन जो पिछली वीडियो है वहाँ 6 या 7 एवरेज क्वेश्चन ठीक है। इस वीडियो में वैसे ही होगा, 6, 7 या 8 ही आपके एवरेज क्वेश्चन ठीक होंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमको नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं, और हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि हमको आने वाले पेपर की तैयारी कैसे करनी है। हमको 10 में से 10 नहीं करने हैं, हमको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि हमारी तैयारी ठीक डायरेक्शन में हो। प्रीवियस ईयर करना, देखिए पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, पढ़ने का सही तरीका या सिलेक्शन लेने का सही तरीका यही होता है कि सबसे पहले तो आपके कंसेप्ट ठीक होने चाहिए। और कंसेप्ट में क्या ठीक होना चाहिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से
आपका पढ़ा हुआ हो वो ज़रूरी नहीं है। जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ होना चाहिए। एक तो सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने होते, सब कुछ पढ़ के सिलेक्शन नहीं लिया जाता है, जितना मतलब जितना मुझे लगता है कि सब कुछ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हों, और आपका प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से तैयार हो। आप वो क्वेश्चन गलत ना करें जिसको कोई भी गलत नहीं करेगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जिसको सभी सही करेंगे वो क्वेश्चन आपको भी सही करना है, पहली बात। उसका सही तरीका है कि आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने किसी बहुत ज़्यादा पढ़ के, मतलब आपने किसी सब्जेक्ट पे मान लिया दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ उसी सब्जेक्ट को देके उसका कोई बहुत टफ क्वेश्चन ठीक कर दिया, लेकिन वो भी एक ही नंबर का होगा, बाकी क्वेश्चंस भी एक ही नंबर के होंगे, तो वो सिलेक्शन पे आपका फ़र्क नहीं डालेगा। एक, क्योंकि यहाँ क्या है कि क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, इस बात से डिसाइड नहीं होता। इस बात से डिसाइड होता है कि आपके कितने ठीक हैं, और कितने ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हों, और बाकी आप चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग पूछेंगे जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। वो वही पढ़ते हैं जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियां केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मतलब भारत सरकार का अधिनियम 1861, 92 या 1909 या फिर 1919, कौन सा वो अधिनियम था जिसमें दो श्रेणियां प्रशासन के विषय की आईं, जिसमें एक केंद्रीय और दूसरी प्रांतीय थी? तो ऐसा हुआ था भारत शासन अधिनियम, जो 1919 का है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में किया हुआ था। इसमें आया था एक पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और दूसरा, इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। अठारह सौ 92 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें क्या था कि बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था किसको? भारतीयों को। और यहीं से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और बजट पर बहस करने का अधिकार। 1909 का जो है उसमें क्या था, मुस्लिमों को पृथक नेतृत्व या फिर पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और 1919 का हम देख ही चुके हैं कि 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय विषय को, मतलब विषय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया था, जिसमें से कुछ विषय जो थे वो केंद्रीय थे और कुछ प्रांतीय थे। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं, जब आप पॉलिटी को पढ़ते होंगे तो वहाँ देखते हैं कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ केंद्र के विषय हैं, कुछ राज्य के हैं और कुछ समवर्ती सूची में रखे गए हैं। तो उस समय जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, वहाँ प्रशासन के जो विषय थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था कि कुछ केंद्र के रहेंगे और कुछ प्रांत के विषय रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1902, बी 1905, सी 1906 या डी 1911।
देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। तो सबसे पहले हमने वर्ष देखा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। संस्थापना हुई कहाँ थी? तो ढाका में हुई थी। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। जब भी मुस्लिम लीग आपके सामने आए ये वर्ड लिखा हुआ, तो कम से कम इतने फैक्ट तो आपको एकदम दिमाग में आ ही जाने चाहिए कि 1906 में स्थापना हुई थी, नवाब सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की, इसके संस्थापक थे, ढाका में स्थापना हुई, और प्रथम अध्यक्ष कौन है? आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वैसे ही है कि कुछ कथन दे रखे हैं और वहां से ऑप्शन को बनाया गया है कि सिर्फ पहला ऑप्शन कथन ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कि दूसरा ठीक है, तीसरे में दे रखा है कि दोनों कथन ठीक है, और चौथे में दे रखा है कि ना तो पहला और ना ही दूसरा। अब कथन दे क्या रखे हैं? पहला कथन दे रखा है, ब्रिटिश भारत सरकार ने नील आंदोलन 1859-60 का एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया। तो सबसे पहले तो हमको जो पूछा जा रहा है वो हमने देखा कि हमारे पास निकल के आया नील आंदोलन, इसका एक ईयर निकल के आया कि 1859 या 1860 में हुआ था नहीं हुआ था, और सरकार ने इसका एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया था या नहीं दिया था। पहला तो हमारा यही फैक्ट हो गया कि ये सही है नहीं। दूसरा है, पावना किसान विद्रोह रैयत बाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। मतलब जो पावना का किसान विद्रोह है वो रैयतवाड़ी प्रणाली के खिलाफ था या नहीं खिलाफ था। देखिए, यहां से हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, नील आंदोलन या फिर नील विद्रोह, नील आंदोलन 1859 और 1860 में कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। और ये हुआ क्यों था? देखिए, ये हुआ था, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने नील बागान मालिकों के खिलाफ इसको किया था। नील आंदोलन 1859-60 में हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इसको दबा दिया था या फिर नियंत्रित कर लिया था, इसका मतलब नियंत्रित तरीके से जवाब भी दिया था। और दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाम की क्या लिखा था? एक नाटक लिखा था। तो उसमें किस आंदोलन का जो है वो वर्णन किया गया? वो था इसी नील आंदोलन का, जो उनकी नील दर्पण थी। किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने लिखी थी, ये भी पूछा जाता है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि इसका केवल पहला ठीक है कि नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था, और सरकार ने क्या किया था? इस पर नियंत्रण पा लिया था, इसको दबा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहिल्ला वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। रोहिल्ला युद्ध किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी वेल्सले, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी विलियम वेंटिक। तो रोहिल्ला युद्ध किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान। देखिए, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1773 से लेके 1785 तक। रोहिल्ला युद्ध हुआ था 1774 में। और ये हुआ किस किस के बीच में था? रोहिल्ला किसको कहा जाता है? अफगानों को कहा जाता है। अफगानों का साथ कौन दे रहा था? सुजाउद्दौला। और किसके खिलाफ था ये? अवध के नवाब।
मतलब इन लोगों के बीच में हुआ, एक टीम में ये लोग थे, एक में ये, और इसमें जो अफगान थे वो हार गए थे। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भी किसके समय में आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के शासनकाल में आया था। दूसरा 1775 से लेके 82 में जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। और 1782 में जो सालबाई की संधि हुई थी वो भी इसी के टाइम पे हुई थी। तो यहाँ से हम इतने फैक्ट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द विस्मार्क ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का विस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। और इनको क्यों कहा जाता है? रियासतों के एकीकरण के कारण। रियासतों के एकीकरण के कारण। देखिए, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे, जिस टाइम पे जब स्वतंत्रता मिली थी, तो भारत क्या था? बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों को एक करके एक देश जिस व्यक्ति ने बनाया उनको कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने क्या किया था? रियासतों को एकीकरण किया था, जिसकी वजह से उन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि, इसलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, जो कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और बारदोली की महिलाओं के द्वारा कब दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। जो बारदोली आंदोलन है वहां 1928 में हुआ था, वहां की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई। अब भगत सिंह के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, हम थोड़ी चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि 1916 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मील मजदूरों को जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था। 1818 में ही इन्होंने खेड़ा आंदोलन को भी नेतृत्व किया। 1918 में। और 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितने भी मैक्सिमम फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, जितनी बार वो आप उनको सुने, वो चीज़ आपकी आंखों के सामने से होके जाए, आपको वो उतनी ज़्यादा बार याद रहे, क्योंकि यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ नया नहीं पूछा जाता है। दिक्कत ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत ज़रूरी चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आप फिक्स कर लें कि आपको कितना पढ़ना है, और आप जितना भी पढ़ें उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन दें। और इस वीडियो में बताइएगा कि 10 में से आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं।